गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने कल चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म करके क्लास 8 की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी और आज हम क्लास 9th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी पे चलेंगे और वो हम अपना पहला चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 हमारा है भारत आकार एवं स्थिति। तो आइए हम भारत के आकार के बारे में समझें, भारत की स्थिति के बारे में समझें कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत कितना बड़ा है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ इसका संबंध कैसा रहा है, ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके बहुत विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसी में हम पहला भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भारत की स्थिति के बारे में अगर हम देखें ना, तो भारत जो है उत्तरीय अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर स्थित है? भारत उत्तरीय अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर हम विश्व का मैप देखेंगे तो विश्व के मैप में ना भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में हमको दिखेगा। पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? मानक समय रेखा से पूर्व का जो भाग होता है, जैसे ये मानक समय रेखा हमारा अटलांटिक महासागर से गया हुआ है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से मानक समय रेखा हमारा, ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, यहाँ से मानक समय रेखा हमारा गया हुआ है। इसके पूर्व का जो भाग होता है वो पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इसके पश्चिम का जो भाग होता है वो पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और विषुवत रेखा के, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, अभी हम इसको बताते हैं। तो भारत कहाँ पर है? पूर्वी जो है गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और भारत उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, विषुवत रेखा ना पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर का जो भाग होता है उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और इसके दक्षिण का जो भाग होता है उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आप लोग को? क्योंकि ये हमने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, इसलिए आज केवल यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको बता रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो भारत का जो विस्तार है ना, उत्तरी अक्षांश पे है और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसका अक्षांशी विस्तार कितना है? पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है। तो देखो, अगर भारत के अक्षांशी विस्तार की बात की जाए ना, तो वो 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर, ये उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तक है। ठीक है, उत्तर तक है, मतलब 8 डिग्री 4 अंश नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 अंश नॉर्थ तक। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? और भारत का अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए, देशांतरी विस्तार, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये जो है 68 डिग्री 7 अंश ठीक से लेकर 97 डिग्री 25 अंश। ठीक है, ये इसका देशांतरी विस्तार है, मतलब इसका जो है पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, ये हो गया देशांतरी विस्तार। और इसका उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, ये हो गया हमारा अक्षांशी विस्तार। ठीक है, तो आपको ये डाटा एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है। ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब देखो अगर तीसरा हम देखें तो हम अगर दोनों तरफ ध्यान से अगर देखें तो इसका चाहे वह अक्षांशीय विस्तार हो चाहे वह देशांतरीय विस्तार हो, यह लगभग 30 डिग्री आएगा। ठीक है, लगभग में 30 डिग्री है। अब देखो कैसे 68 और 30 कितना हुआ, लगभग 97, 8 डिग्री 4 अंश के बीच में गैप कितना, लगभग 30 का। तो इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ना वो 30 डिग्री का है। और देखिए यहाँ पे ना कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच से जाती है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, भारत के बीचों बीच से। लगभग ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है और इसका मान क्या होता है, 23.5 अंश। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग ये बताइएगा, अपने मैप में ढूंढिएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से 2 भागों में लगभग विभाजित करती है, इसका मान 23.5 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। तो भारत की स्थिति आपको समझ में आई ना, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है और भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने का अंतर है और कर्क रेखा क्या है। अब आइए हम भारत के आकार के बारे में बात करते हैं। भारत आखिर कितना बड़ा है ये जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम भारत के आकार के बारे में बात करें, ठीक, तो भारत का जो आकार ऐसा है ना, भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किमी में। ठीक है, तो भारत का जो आकार कितना बड़ा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आकार की दृष्टि से ना यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। ठीक है, और 2.4% विश्व के भूभाग का इसके पास है। ठीक है, तो ये डाटा ना देखो चैप्टर 1 में थोड़ा डाटा ही है और आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर समझाने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप डाटा को अच्छे से याद रखिए। इसका जो आकार है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के भूभाग का 2.4% अपने में लिए हुए है। मतलब अगर विश्व में टोटल 100% भूभाग है, ठीक है, तो उसका 2.4% केवल भारत के पास है। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब देखिए, और ये जो है 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। और इसके पहले कौन बड़े देश है, सबसे पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पर चीन आता है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। पहला कौन है, रूस, दूसरा कौन है, कनाडा। आप याद कर लीजिएगा ये लिस्ट। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में ना, भारत का कितने लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, कितनी भूभाग अधिग्रहण किया है और कौन सा स्थान रखता है विश्व में। अब आइए हम देखते हैं भारत का स्थलीय विस्तार कितना है। स्थलीय विस्तार, ठीक है, स्थलीय विस्तार मतलब स्थलीय सीमा का विस्तार, मतलब कितना सीमा भारत कितनी स्थलीय सीमा अन्य देशों के साथ साझा करता है। तो हम देखेंगे कि 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर का जो फासला है भारत जो है स्थलीय रूप से अन्य देशों के साथ साझा करता है। और इसकी जलीय सीमा कितनी है, इसकी जलीय जो सीमा है लगभग 75,200 किलोमीटर की। ठीक है,
और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी दोनों शामिल हैं। ठीक है, द्वीप समूह भी शामिल हैं। ठीक, तो आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखिएगा। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इतनी है, जलीय सीमा कितनी है, इतनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को समझा भी नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें फैक्ट है आप लोग थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब आओ हम लोग आगे चलते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश। ठीक, देखो भारत की बात की जाए ना, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से तो हमको पाकिस्तान नजर आएगा। ठीक है, तो इसके उत्तर पूर्व में क्या, उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी भी सीमा जो है अफगानिस्तान से भी इसकी लगती है। ठीक है, तो इसके उत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर पूरा चीन है। ठीक है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक, इतनी जो है देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं। मतलब किन किन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, और दो देश ऐसे हैं जिससे भारत की जलीय सीमा लगती है। ठीक है, जलीय सीमा, इन सभी से तो स्थलीय सीमा लग रही है, देखो स्थल रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो देश ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा लगती है, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। देखो भारत और श्रीलंका को ना पाक जल संधि अलग करती है। एक सकरा रास्ता है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, उसे मन्नार की खाड़ी भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब आओ हम लोग आगे देखते हैं। भारत की जो स्थिति है ना, वो हिंद महासागर में एकदम ऐसी है कि देखो ये पूरा हम ना हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हम देखेंगे ना तो पूरा हिंद महासागर है। और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसके पूर्व में देखेंगे और इसके जब पश्चिम में देखेंगे हम तो हमको अरब सागर नजर आएगा। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैदान। ठीक, ये तो फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम भारत के स्थिति के बारे में देखें तो भारत जो है एशिया में मध्य में स्थित है और मध्य के भी थोड़ा दक्षिण में स्थित है। जैसे ये मान लीजिए पूरा एशिया है। ठीक है, तो पूरे एशिया में एक पश्चिमी भाग हो गया, एक पूर्वी भाग हो गया, और भारत की स्थिति ये है थोड़ा दक्षिण में, मध्य में। ठीक है, तो भारत जो है ना एशिया महाद्वीप में भी मध्य में स्थित है और दक्षिण में स्थित है। इसकी वजह से क्या है ना कि हिंद महासागर का एक बड़ा क्षेत्र जो है भारत को कवर करता है। और हिंद महासागर आज की डेट में क्या है, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और इस व्यापारिक केंद्र की वजह से सभी देश भारत के साथ व्यापार करने, भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए लगातार प्रयत्नरत है। ठीक है, कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हिंद महासागर जो है सभी देशों को आसान कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने भारत के स्थिति एवं आकार के बारे में देखा और भारत को समझने का प्रयत्न किया। ठीक है, और अब कल हम अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर थोड़ा कुछ समझाने लायक है। वैसे मैं चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ाने वाला था, फिर मैं सोचा कि
चलो एक छोटा सा वीडियो डाल ही देते हैं, ठीक है। तो आप जाने से पहले थोड़ा चैनल को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये चैप्टर आप अपने से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप खुद भी इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी चीज़ें फैक्ट हैं, फैक्ट कुछ बहुत ज़्यादा समझाने लायक चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो आप लोग फैक्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।